Hello everyone, this is Dr. Shelja and welcome to another lecture on sexual reproduction in flowering plants. इससे पहले 3 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. इससे पहले हम शुरुआत करें, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली चीज़ नाम ही बता रहा है कि इसमें कोई 2 फर्टिलाइजेशंस होने वाली हैं. तो डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, 2 प्रकार की फ्यूजन्स एक साथ होते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. ये दोनों प्रोसेसेस मिलाकर जब एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. अब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है क्या, उसके लिए हमें सबसे पहले रिकॉल करते हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को. ठीक है. पहले हमने देखा था कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें माइक्रोपाइलर एंड पर हमारे पास एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट रहते हैं और दूसरी साइड पर क्या रहते हैं, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. और अभी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने देखा कि जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, 2 मेल गैमीट्स को रिलीज़ करती है, जिसमें से एक जो मेल गैमीट होता है वो कहाँ चला जाता है, सेंट्रल सेल के पास. ठीक है. सेंट्रल सेल के पास चला गया और जो दूसरा मेल गैमीट है वो कहाँ पे चला गया, हमारा एग सेल के पास. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स. 2 मेल गैमीट्स आर रिलीज आउट ऑफ विच 1 मेल गैमीट गोज टू द सेंट्रल सेल. ठीक है. और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो कहाँ पर चला जाता है, हमारा एग सेल के पास. ठीक है. तो जो मेल गैमीट एग सेल के पास जाएगा वहाँ पे हमारा पास क्या पड़ा होगा, एग सेल का न्यूक्लियस होगा. मान लीजिए ये हमारा मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट कहाँ चला गया, एग सेल में चला गया. अब एग सेल के पास भी एक न्यूक्लियस होगा तो वो मेल गैमीट का न्यूक्लियस वो मेल गैमीट और जो न्यूक्लियस का एग सेल होगा वो मिलकर क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे आपस में. ठीक है. तो एक मेल गैमीट और न्यूक्लियस ऑफ एग सेल आपस में मिलकर जब फ्यूज़ करेंगे, अब हमें पता है हमारा मेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज ऑल्सो हैप्लॉइड. ये दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, जाइगोट के फॉर्मेशन कराते हैं विच इज़ डिप्लॉइड. ठीक है. तो जब हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपस में तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी. सिनगैमी को अगर हम तोड़ें तो सिन का मतलब क्या होता है, सिन मीन्स फ्यूजन, सिन मतलब कि इकट्ठा होना, और गैमी यानी कि 2 गैमीट्स का. तो जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिनगैमी. ठीक है. तो सिनगैमी मतलब फ्यूजन और गैमी मतलब कि 2 गैमीट्स, एक मेल गैमीट और एक न्यूक्लियस ऑफ एग सेल का जब फ्यूजन हो रहा है तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है एंड द प्रोसेस इज सिनगैमी. ठीक है. तो ये तो एक पार्ट हो गया डबल फर्टिलाइजेशन का. डबल फर्टिलाइजेशन का दूसरा पार्ट क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन. अब ये ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है, वापिस से इसी डायग्राम के ऊपर आएंगे. अब हमने देखा था कि 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ करती है पोलन ट्यूब, जिसमें से एक मेल गैमीट हमारा कहाँ पर चला गया, एग सेल के पास चला गया, और दूसरा मेल गैमीट कहाँ चला जाता है, सेंट्रल सेल के पास. ठीक है. अब हमें पता है, अगर हम पहले रिकॉल करें तो सेंट्रल सेल में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हमने देखे थे जब हमने डायग्राम को डिस्कस किया था. तो हमें क्या देखने को मिला था कि जब हमारा एम्ब्रियो सैक जो फर्टिलाइज होता है तो होता क्या है, 2 डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. एक हमारे पास होता है एग सेल. ठीक है. जिसके अंदर आगे जाके किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट, और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, सिनगैमी. ठीक है. दूसरी एंड पर हमारे पास चलाजल एंड पर प्रेजेंट रहते हैं डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स. ठीक है. और बीच में हमारे पास होता है सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब जो मेल गैमीट यहाँ से निकल कर सेंट्रल सेल में गया है वो मेल गैमीट क्या करेगा, इन 2 न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा. ठीक है. सो नाउ दिस इज़ व्हाट हैपन्स. जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा, सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ फ्यूजन करेगा. तो मेल गैमीट की हैप्लॉइडी क्या रही, हैप्लॉइड
हैप्लॉइड, और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो भी क्या है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है, लेकिन 2 हैं, जिसके कारण क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर्स का फ्यूजन होगा, जिसके कारण बनेगा ये क्या, n+n+n। तो ये क्या बना हमारे पास, ट्रिपल n। तो इस फ्यूजन को हम क्या नाम देंगे, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि फ्यूजन हुआ किन का, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का, जिसमें से एक था हमारा मेल गैमीट जो हमारी पोलर ट्यूब ने रिलीज़ किया था, और दूसरे थे जो हमारे सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे, प्रोसेस का नाम दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, या अभी हमने क्या सबसे पहला क्या देखा था कि सिनर्जिड्स थे हमारे, ये जो सिनर्जिड्स थे, यहाँ से एक मेल गैमीट जब रिलीज़ हुआ तो ये क्या किया, इसने एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ किया और क्या बना, जाइगोट बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट। एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक का एक नीट सा डायग्राम बना के दिखाओ, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या शो करना है। ठीक है, हमने एक एम्ब्रियो सैक बनाना है, हमने उसमें 2 एंड्स बनानी है, माइक्रोपाइलर एंड एंड चिलाजल एंड, जिसमें से हमने एक एंड पर दिखाने हैं बाद में कि सिनर्जिड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे और बीच में फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंड पर हमें देखने को मिलेंगे कि जो हमारे एंटीपोडल सेल्स है वो भी डीजेनरेट कर जाएंगे, और सेंट्रल सेल में हमें देखने को मिलेगा कि फॉर्मेशन किसकी होगी ट्रिपल फ्यूजन के बाद, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस फ्यूजन इज नेम्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। अब क्योंकि 2 प्रकार के प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, होप वी आर क्लियर विद दिस। बस जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त, शुरुआत से एक बार ब्रीफ बता देती हूँ कि पोलर ट्यूब क्या करती है, रिलीज़ करती है 2 मेल गैमीट्स सिनर्जिड्स के अंदर, जिसमें से जो एक मेल गैमीट होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल के साथ फ्यूज़ करके फॉर्मेशन कर देता है जाइगोट की। ठीक है, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी। अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाता है सेंट्रल सेल में, वहाँ पे उसे मिलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई और फॉर्मेशन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। अब ये क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई, सिनगैमी भी होगी और हमारा ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया, तो उसके बाद होता क्या है, जो ये हमारा सेंट्रल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको नाम दिया जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये जो पहले न्यूक्लियाई थे हमारे, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, जहाँ पे अब हमारे किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सेंट्रल सेल जो है उसको ट्रिपल फ्यूजन के बाद नाम दिया जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो हमारा जाइगोट है ये थोड़े टाइम बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है जाइगोट के जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम्स जाइगोट, आफ्टर सम टाइम बिकम्स एम्ब्रियो, ऐसे ही जो सेंट्रल सेल होता है वो क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। Now we are going to study the post-fertilization structures and events. इससे पहले हम pre-fertilization and fertilization structures and events पढ़ चुके हैं। तो now we are going to study कि fertilization के बाद डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस करी थी, उसमें जो हमारा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई थी, तो उसके बाद होता क्या है, इन ये स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं आगे, जो हमारा ओव्यूल बना था वो सीड में कैसे कन्वर्ट होता है, जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट होती है। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में सेंट्रल सेल से हमारा क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर हमने देखा था जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे उनसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, इन ट्रिपल फ्यूजन, सो जो कि हमारे पास क्या था, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो अब हमने देखना है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये आगे फर्दर कैसे इसकी डेवलपमेंट रहती है, इससे क्या फॉर्मेशन क्या रहती है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो क्वेश्चन वी कैन बी आस्क्ड
इन बोर्ड्स एंडोस्पर्म के ऊपर नोट आ सकता है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है. इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है कोकोनट वाटर का. कोकोनट का एग्जाम्पल रहता है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वो कैसे बना था. सेंट्रल सेल से क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है. अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है यही आगे इसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. तो लेट अस हैव अ लुक व्हाट हैपन्स. अभी हमने डिस्कस किया था इन डबल फर्टिलाइजेशन की होता कैसे है. जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ करती है, जिसमें से जो एक मेल गैमीट होता है वो कहाँ पर चला जाता है, सेंट्रल सेल के अंदर. सेंट्रल सेल के अंदर उसे क्या मिलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं. तो आगे फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा बिटवीन मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फॉर्मेशन किसकी हुई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज़ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हम देखते हैं जो मेरे ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है. सो दिस इज़ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्लॉइडी इसकी रहती है, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है. तो अब इसके अंदर आगे होगा क्या, जब ये मैच्योरेशन डेवलपमेंट इसकी होगी तो इसकी अब क्या होगी, माइटोसिस होगी. तो ये वाला जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, माइटोसिस होगी तो काफ़ी सारे क्या बनेंगे, न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन इसके अंदर हुई. अब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये इमीडिएटली इनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ये फ्रीली रहेंगी. ठीक है. इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, फ्री न्यूक्लियाई बोला जाता है. ठीक है. फ्री न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज न्यूक्लियाई फॉर्मेशन इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल की फॉर्मेशन, दे रिमेन फ्री. तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है. इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहता है कोकोनट वाटर का. जो हमारे पास कोकोनट होता है हमें पता है उसके अंदर क्या रहती है, 2 लेयर्स रहती है. बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो एडिबल जो पार्ट होता है, वाइट कर्नल जो हमारे पास रहता है, वाइट हार्ड कवरिंग जो होती है. ठीक है. वो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पानी होता है. तो जो हमारा कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है. यानी कि उसमें सिर्फ क्या पड़े हैं, फ्री न्यूक्लियाई पड़े हैं, उनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई है. ठीक है. अब आगे आगे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी तो ये जो न्यूक्लियाई हैं ये एक स्टेज के बाद इनके अराउंड, सबके अराउंड क्या हो जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये हमारे सारे के सारे फ्री न्यूक्लियाई जो थे अब क्या हो गए, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स. ठीक है. तो अभी इस न्यूक्लियाई को, जिसको हम पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह रहे थे, नाउ इट इज़ नोन एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और इसका एग्जांपल क्या रहता है, वाइट कर्नल और एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट. ठीक है. अब सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस. इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो MCQs में आता है वो हमें पूछा जा सकता है कि जो हमारा कोकोनट वाटर होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म. बस ये 2 चीज़ें नीट में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है. सो हमें पता होना चाहिए कि जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर है, जबकि जो हमारा एडिबल पार्ट, वाइट एडिबल पार्ट है, दैट इज़ सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है. अब NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि जो हमारी पीज़ होती है, ग्राउंडनट्स होते हैं, बीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, अब जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, हाँ बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे पीछे भूल गए हैं कि जो हमारा एंडोस्पर्म, ये वाला जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आगे जो हमारा जाइगोट की जो हमारा जाइगोट है जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होएगा. वो कन्वर्ट जाइगोट एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होता है तो उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. ठीक है. और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किससे होता है, एंडोस्पर्म से. तो एंडोस्पर्म के अंदर बहुत सारा फूड मटीरियल रिजर्व्ड रहता है जिससे हमारे जाइगोट को डेवलपमेंट फेज में न्यूट्रिशन मिलती है. ठीक है. तो फॉर कन्वर्जन ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म. ठीक है. तो एंडोस्पर्म बेसिकली है क्या, खजाना है न्यूट्रिशन का, जो कि क्या करता है, जाइगोट को मदद करता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. अब कुछ हमारे, जब हमारा जाइगोट एम्ब्रियो में बन रहा है तो क्या होगा, कई बार 50% केसेस में क्या होता है, जो जाइगोट हमारा होता है वो क्या करेगा, सारे का सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेगा. 50% केसेस में क्या होगा कि जो हमारा एंडोस्पर्म है वो सारा का सारा ही, यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, पीज हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, बीन्स हो गए. ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करने हैं. जो NCERT में दो एटलीस्ट वो तो हम कर ही
सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कई 50% केसेस में क्या होता है कि सारे का सारा जो हमारा न्यूट्रिशन है, यानी कि जो सारे का सारा हमारा एंडोस्पर्म है, ये कंज्यूम नहीं होता, कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है। और उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं 2C, आप इसमें याद रखेंगे, यानी कि कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। तो दो केसेस हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, यानी कि सारा का सारा न्यूट्रिशन यूज़ कर लिया गया। दूसरा केस आता है जिसमें एंडोस्पर्म बच गया, यानी कि सारे का सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं हुआ। तो उसका एग्जांपल क्या रहते हैं, पीज़ हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, बीन्स हो गए, और इसका एग्जांपल 2C या दैट इज़ कैस्टर एंड कोकोनट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। अगर इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मेनली सबसे पहले हमने इसके अंदर हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कैसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्युलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है वो दिखाना है। इसमें हमने एग्जांपल्स दिखाने हैं कोकोनट वाटर और वाइट एडिबल पार्ट का। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड इट इज़ ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्ब्रियो, ठीक है। तो हमारा जो जाइगोट होता है उससे फॉर्मेशन किसकी होती है, एम्ब्रियो की। जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, हेंस एम्ब्रियो विल ऑल्सो बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अब एम्ब्रियो में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो और डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। अब नाम ही बता रहा है डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, यानी कि वो एम्ब्रियो जिसके पास क्या होंगे, दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे डाइकोटिलिडन यानी कि ये हमारे पास एम्ब्रियो तो जिसके पास दो कोटिलिडन्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज़ अ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, ठीक है। तो थोड़ा पहले इसको ब्रीफ में जाने से पहले हम इसको एक छोटी सी तरह से डिस्कस करने की समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो हम देखते हैं, ठीक है। डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो यानी कि वो एम्ब्रियो जिसके पास क्या होंगे, दो कोटिलिडन्स होंगे। और कोई भी चीज़ हर जो हमारी चीज़ है अर्थ के ऊपर उसका एक एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारे दो कोटिलिडन्स हो गए, एक एक्सिस जो इनके बीच में से पास कर रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। सिंस वी आर स्टडिंग एम्ब्रियो तो ये हमारे पास दो कोटिलिडन्स रहे, एक लाइन एक एक्सिस जो इनके बीच में से पास कर रही है, इसको हमने नाम दे दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में एनसीईआरटी बोलते हैं कि इसके पास क्या होते हैं, दो कोटिलिडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब सारा खेल इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अराउंड घूमता है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इसके अराउंड घूमते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो कोटिलिडन्स हैं एंड दिस इज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब ये जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, तो वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो इन कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एपी यानी कि ऊपर, है ना। एपी कोई भी चीज़ होती है तो एपिथीलियम, जैसे स्किन का एपिथीलियम हो गया, तो एपिथीलियम क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो जो कोटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटिलिडन्स के नीचे है, ठीक है, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपी यानी कि ऊपर, हाइपो यानी कि नीचे, ठीक है। अब ये जो हमारी एपिकोटाइल है ये ख़त्म कहाँ पे होती है, ये हमारे पास क्या होगी, मान लो अब ये जो एपिकोटाइल है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम, जो हम शूट बोलते हैं, ठीक है। स्टेम वाला जो पोर्शन हो गया यानी कि ये क्या हो गया, शूट हो गया। जो हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन हो गया इसको हम क्या बोल देते हैं, रूट वाला जो पोर्शन हो गया, ठीक है। सो दिस इज शूट एंड दिस इज रूट, ठीक है। अब ये जो शूट होगी इसकी इस टिप को हम क्या बोल देते हैं, स्टेम टिप या फिर प्लूम्यूल, इसको नाम क्या दिया गया है, प्लूम्यूल, ठीक है। और ये जो हमारा हाइपोकोटाइल है ये कहाँ पे, इसके लोअर एंड जो होती है सबसे पहले नीचे, यहाँ पे हम इसको क्या बोल देते हैं, रूट टिप और रेडिकल। ये टर्म्स है, पता होने चाहिए। सबसे पहली जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका ऊपर वाला भाग जो कोटिलिडन्स के ऊपर होगा दैट इज एपिकोटाइल, नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल जो होएगा इट विल बी शूट एक्सिस, ठीक है। जो हाइपोकोटाइल होगा इट विल बी रूट एक्सिस। तो जो एपिकोटाइल होगा ये जो इसकी टिप होगी दैट विल बी कॉल्ड एज प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। जो नीचे वाली जो टिप होगी इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जाएगा, रेडिकल और
रूट टिप, ठीक है। और जो हमारी रूट की टिप होगी इट विल बी कवर्ड बाय अ रूट कैप, ठीक है, इट विल बी कवर्ड बाय अ रूट कैप। बस यही है जो कि इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में समझाया गया है। इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, so that it becomes easy and we'll be able to memorize it at least, ठीक है। तो now let us look at the wordings from NCERT, ठीक है। सबसे पहले डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, इसके ऊपर ब्रीफ नोट आ सकता है। तो इसमें हम क्या क्या लिखने वाले हैं कि जो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है उसके पास क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन्स और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है। अब एपिकोटाइल क्या होता है, एपिकोटाइल होता है वो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज लोकेटेड अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ये जो इसकी जो एंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। तो ये इसने बोला कि इट टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या होएगा, वो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज लोकेटेड बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, ठीक है। और इट टर्मिनेट्स, वो हमने बताया कि लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट रहता है, रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। और जो हमारी रूट की टिप होगी इट विल बी कवर्ड विद अ रूट कैप, ठीक है। तो इट विल बी कवर्ड विद द रूट कैप। अब ये वाला जो डायग्राम है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नीट में आपको ये डायग्राम बना के दे दिया जाए या बोर्ड्स में भी एक डायग्राम बना के दिया जाए और मार्किंग्स कर दी जाए कि इनको समझाएं, तो ये भी आपको डायग्राम पता होना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ रहा है सो डायग्राम मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं है इसके अंदर। लेट अस लुक एट दिस, ये डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, 2 कोटिलिडन्स हो गए। जो मैंने इस तरह से बताए थे वो इन्होंने कैसे दिखाए हैं कि ये हमारे पास क्या हो गए, 2 कोटिलिडन्स हो गए। सो दीज आर 2 कोटिलिडन्स, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलिडन्स के ऊपर है दैट इज एपिकोटाइल, ठीक है। जो कोटिलिडन्स के नीचे है दैट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। और जो हमारा एपिकोटाइल होता है वो कहाँ टर्मिनेट करता है, उसकी जो अपर एंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। सो प्लूम्यूल और स्टेम टिप। और जो हमारा हाइपोकोटाइल है वो उसकी जो लोअर एंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट टर्मिनेट्स विद रेडिकल और रूट टिप, ठीक है। और इट इज़ कवर्ड विद अ रूट कैप। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। इसमें आपने 2 कोटिलिडन्स बताने हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस को सोचना है दिमाग में कि ये इमेजिनरी एक्सिस पास करिए, ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल जो कि खत्म कहाँ पे होगा, प्लूम्यूल और स्टेम टिप पर, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल जो कि खत्म कहाँ होगा, रेडिकल और रूट कैप पर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। अब मोनोकोट एम्ब्रियो को भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोनोकोट्स का एक अच्छा एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रासेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मोनोकोट के अंदर आते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस। मोनोकोट एम्ब्रियो नाम बता रहा है जिसके पास क्या होगा, एक कोटिलिडन होगा। वहाँ पे हमने देखे थे कि हमारे पास क्या थे, ऐसे 2 कोटिलिडन्स थे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक सिंगल कोटिलिडन है। मान लो ये हमारे पास एक सिंगल कोटिलिडन है, ठीक है। अब इसके अराउंड हम वापस से ऐसे ही देखेंगे कि एक मान लो एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोटिलिडन हो गया, एक इमेजिनरी एक्सिस जो पास कर रही है इसको हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज एपिकोटाइल, नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो इतना क्लियर है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल वो पीछे डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो जैसे ही है, ठीक है। अब एपिकोटाइल जो इट टर्मिनेट्स एट प्लूम्यूल और स्टेम टिप, सेम है। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल और रूट टिप। अब इसके अंदर जो 2 चीज़ें अलग होने वाली हैं, वो जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक होता है कोलियोटाइल और एक होता है कोलियोर हिजा, ठीक है। बस इसमें हमने याद रखना है जो हमारा प्लूम्यूल है यानी कि जो हमारी स्टेम टिप है इट इज सराउंडेड बाय कोलियोटाइल, ठीक है। वो किससे सराउंडेड रहेगी, कोलियोटाइल से। जबकि जो हमारा रेडिकल और रूट टिप है, आर से आर आप ऐसे याद रखेंगे, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर कोलियोर हिजा, कि ऊपर क्या है, कोलियोटाइल है और रूट के पास क्या है, कोलियोर हिजा है, ठीक है। बाकी सारा का सारा आपको समझ खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है।
तो अब आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर, मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या बोला गया, मोनोकोट एम्ब्रियो इज दैट इन विच वन मोनोकोटिलिडन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ग्रासेस में हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स में, ग्रासेस में हम क्या बोलते हैं कि कोटिलिडन को क्या बोला जाता है, स्कूटलम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर MCQs। ठीक है, ये जो हमारा कॉटिलिडन है ग्रास फैमिली में, इसको क्या बोला जाता है, स्कूटलम। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, स्कूटलम इन ग्रासेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलियोरहिजा, R फॉर कॉलियोरहिजा एंड R फॉर रूट। तो ये हमने याद रखना है, यानी कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या कर रहा है, रेडिकल यानी कि रूट टिप को जो कवर करके रख रहा है, दैट इज कॉलियोरहिजा। ठीक है, तो व्हाट इज कॉलियोरहिजा, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ठीक है, शीथ होगी एक अनडिफरेंशिएटेड, कवरिंग होगी बेसिकली, दैट इंक्लोजेज रेडिकल एंड रूट कैप ऑन लोअर साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। वेरी इजी, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता चलेगा। कॉलियोरहिजा वो एक स्ट्रक्चर है जो ये क्या कर रहा है, हमारे रेडिकल को और रूट कैप को क्या करके रख रहा है, सराउंड करके रखता है। ठीक है, फिर कॉलियोटाइल क्या होगा, होलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट इंक्लोजेज शूट एपेक्स और प्लूम्यूल। ठीक है, जो कि हमारे प्लूम्यूल को क्या करके रखेगा, सराउंड करके रखेगा, दैट इज कॉलियोटाइल। ठीक है, बस इसमें दो ही स्ट्रक्चर्स है जो अलग हैं, कॉलियोरहिजा, कॉलियोटाइल, और एक आपने स्कूटलम याद रखना है कि वहाँ पे हम कॉटिलिडन को कॉटिलिडन ना बोलकर वी गिव इट अ नेम इन ग्रास फैमिली, दैट इज स्कूटलम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोकोट एम्ब्रियो। एंड इसके अंदर हमारे पास आपके पास इसके अंदर डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, या MCQs में या बोर्ड्स में मार्किंग्स कैन बी गिवन कि आइडेंटिफाई कीजिए। सो दिस डायग्राम इज शोन इन NCERT इज दिस। तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, तो ये इसने क्या दिखाया कि एक कोटिलिडन प्रेजेंट है, ये इमेजिनरी एक्सिस चली, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो वो हिस्सा जो अबव है दैट इज एपिकोटाइल, वो हिस्सा जो लोअर है, लोअर एंड पर है, दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल जो होता है टर्मिनेट्स एट प्लूम्यूल और स्टेम टिप। ठीक है, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रेडिकल और रूट टिप। रेडिकल इज कवर्ड विद द रूट कैप। ठीक है, ये हमारा रेडिकल है, इट इज कवर्ड विद द रूट कैप एंड रूट, मैंने बताया रेडिकल एंड रूट कैप आर एनक्लोज्ड बाय कॉलियोरहिजा। ठीक है, सो दिस इज कॉलियोरहिजा। ठीक है, प्लूम्यूल इज एनक्लोज्ड बाय कॉलियोप्टाइल, सो दिस इज कॉलियोप्टाइल. So this is all about monocote embryo. Hope we are clear with this. So next we are going to discuss stages in embryo development in dicots. ठीक है, तो NCERT में एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया गया है जिसको विच कैन ऑफनली बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स या फिर एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स. ठीक है, एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है डाइकॉट्स के अंदर. ठीक है, तो अब हमें पता है कि डाइकॉट जो एम्ब्रियो होता है वो किससे बनता है, जाइगोट से. ठीक है, जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर. जाइगोट भी क्या होता है, हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. तो जो आगे हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने वाली है इट अगेन विल बी डिप्लॉइड. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट हो गया विच इज़ अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जाइगोट है. अब इसके जब आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है तो होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है. ठीक है, तो जाइगोट से फॉर्मेशन होती है, माइटोसिस होके दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है. एक सेल को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल और दूसरे को बोला जाता है एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, तो ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स दैट इज सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, अब ये जो सस्पेंसर सेल है ये आगे आगे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, इसके अंदर डिवीजन होती जाएगी. तो ये हमारा ये क्या बन गया, ये था सस्पेंसर सेल, इट अंडरगोज डिवीजन एंड नाउ इट इज लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया सस्पेंसर सेल एंड दिस इज एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, अब स्टेजेस क्या रहती हैं, अगर सिंपल लिखने को आता है कि राइट डाउन द स्टेजेस तो आपने सिंपल लिखना है. सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से बनता है फिर प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर से बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो. अगर सिर्फ नेम्स आते हैं तो आपने 5 चीज़ें याद रखनी है कि जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो. ठीक है, ये बीच का पोर्शन आपको इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स
वरना आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल्स बनेंगे, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल, फिर डिवीजन होगी सस्पेंसर सेल के अंदर एंड देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हमारे सस्पेंसर सेल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर सेल के अंदर डिवीजन हुई थी और जो हमारा एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो था इसके अंदर आगे क्या होगा, थोड़े थोड़े डिविजन्स होंगे और फॉर्मेशन होगी। मतलब कि ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्यों दिया गया है कि ये एम्ब्रियो था, इसके अंदर ग्लोब्यूल्स की, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये सारे क्या बन गए, ग्लोब्यूल्स बन गए, तो दिस इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। फिर ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्या बनेगा, एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की तरह दिखेगा। फिर हार्ट शेप सस्पेंसर सेल ऐसे ही रहेगा, फिर ये हमारा सस्पेंसर सेल हो गया और फिर एम्ब्रियो मैच्योर करेगा तो इसके अंदर डाइकोटिलिडन्स में क्या होगी, 2 कोटिलिडन्स की फॉर्मेशन होगी, तो फॉर्मेशन हो जाएगी 2 कोटिलिडन्स की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ मैच्योर एम्ब्रियो लुक्स लाइक, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 कोटिलिडन्स होंगे, ठीक है। एक शूट टिप होगी और एक रूट टिप होगी, तो ये हमारे पास प्लूम्यूल हो गया, यानी कि शूट की टिप होगी एंड दिस इज रेडिकल विच इज कॉल्ड एज द रूट टिप। सो दिस इज बेसिकली द स्टेजेस इन डाइकोट्स, ठीक है। सबसे पहले का नाम होता है जाइगोट, फिर बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है, एक ग्लोब्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड, इनकी शेप्स के ऊपर नाम इनके देगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो जिसके पास 2 कोटिलिडन्स होंगे, ठीक है। सो ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है विच वी मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट